कहने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना। उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया है, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हिलाली और ओरियो बौखला गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने अभी ताज़ा एक दहशतगर्द मुल्कों की जो लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रखा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो चुकी है और कैसे ये बयान दे रहे हैं कि भारत को खुश करने के लिए अमेरिका कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज इनके जो पाले हुए आतंकी है इनकी वजह से पूरी दुनिया इनको वैसे ही धुतकार चुकी है, जबकि ये मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का साथ दिया है। ये आज पूरी दुनिया देख रही है। तो कहीं ना कहीं हिलाली और ओरियो कह रहे हैं कि हम यूएन में जाके इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे, जबकि वहाँ भी कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत का ही दबदबा आज के समय कायम है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमेरिका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जहां मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुंची हुई है। और ये सब अमेरिका को भारत में जारी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नज़र नहीं आती? देखिए, अमेरिका की जो लिस्ट है ना, ये हमेशा बायस्ड लिस्ट होती है। अच्छा। और हमेशा उन ममालिक के बारे में होती है कि जो उसके साथ उनका एक किस्म का ताल्लुक लव एंड हेट वाला होता है या मुकम्मल हेट वाला होता है। अच्छा। अब इस पे लिस्ट में आप देख लें कि हमने सर फहरिस्त नामों में से ईरान है, और ईरान के साथ उनका जिस तरह का ताल्लुक जो है वो 1979 से चला आ रहा है। अमेरिकन एम्बेसी पे जब उन्होंने कंट्रोल किया था, आज से उस वहाँ से लेके अब तक कभी एक दिन के लिए भी ईरान वहाँ से बाहर नहीं निकल सका उस लिस्ट से। इसके साथ आप देखिए क्यूबा शामिल है, ठीक, अलजायर शामिल है, रूस शामिल है, चीन के अंदर उसने मुख्तलिफ किस्म की बातें की हुई हैं। ये लिस्ट अमेरिका जो है वो खासतौर पर हर साल तकरीबन जारी करता है। अब पाकिस्तान के बारे में उनको एक चीज़ हाथ आ गई हुई है कि पाकिस्तान में एमडी जो है ना, उनका एक नाम लिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहा था, वो एमडीओं के पास। अब आप अंदाज़ा करें कि कभी उसने मुकम्मल तौर पे एनालाइज करने की कोशिश नहीं की कि गुज़श्ता कई सालों से यानी एमडी कम्युनिटी जो है उसको किसी किस्म के किसी अटैक का बल्कि सामना नहीं करना पड़ा। आप देख लें रब्वा यहाँ वहाँ पर वो बड़े आराम से रह रहे हैं, बल्कि इवन हालत ये हुई है कि पिछले दिनों 3-4 साल पहले जर्मन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी उसकी, उन्हें इमिग्रेशन की, उसने बाकायदा ये रिपोर्ट की कि इस वक्त जर्मनी में जो लोग आ रहे हैं वो बेसिकली फेक एमडी उसके ऊपर असाइलम हासिल कर रहे हैं और दे हैव बिकम अ ट्रैफिकर, ह्यूमन ट्रैफिकर, जो कि लोगों से $5000 वगैरह लेके तो वहाँ आते हैं और वो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद है जो कि वहाँ असाइलम सीकर की बनती चली जा रही है। इसी तरह उसमें इंग्लैंड के अंदर एक अदालत ने बाकायदा एक शख्स से सवाल किया, उसने असाइलम सीख की थी कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट मैंने उसका प्रोग्राम भी किया था। उसने कहा आप ये मुझे बताइए कि आप क्या आप पाकिस्तान के अंदर जायदाद खरीद सकते हैं? उसने कहा हाँ खरीद सकता हूँ। क्या वहाँ नौकरी कर सकते हैं? उसने कहा मैं नौकरी कर सकता हूँ। उसने कहा क्या आप वहाँ, उसने कहा मैं ये शादी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसने कहा तो फिर उसने कहा कि मैं अपने आप को रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पाबंदी है वहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा इसका मतलब यह है कि यू आर बेसिकली डिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाबंदी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगी है। तो फिर उसने असाइलम देने से इनकार कर दिया था उसको। उसमें बड़ी ले दे भी हुई वहाँ पर, क्योंकि वो चेल्सी के अंदर बैठे। ये इन्हीं को बहाना बनाकर अब शिया सुन्नी फसाद भी बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी अरसे से उस तरह की सूरत नहीं बनी। थोड़ा बहुत जो मामला है वो भी इस तरह का है कि वो अब अगले उसमें करेंगे जो टीटीपी और दाइश का अलायंस बना है और दोबारा जो इमरजेंस हुई है, ये बिल्कुल और तरह की चीज़ है। ये दहशतगर्दी तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है, कहाँ है जो नहीं है, कि जो इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम जो है, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर मैं 18 शहरों में होके आया हूँ, आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत है मुसलमानों की। वहाँ पर बनारस में 37% मुसलमान हैं, बॉम्बे में 38% मुसलमान हैं,
औरंगाबाद के अंदर मैं गया हूँ, औरंगाबाद के अंदर कोई 39% मुसलमान हैं। आप सोच सकते हैं कि उन मुसलमानों की प्रेजेंस नजर ही नहीं आती। आप मतलब लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ है, यहाँ अगर आप सोचें कि 30 लाख हिंदू मौजूद हों तो आपको पता चल जाए कि कितने हैं, उनकी प्रेजेंस नजर आ जाए, बिल्कुल नजर नहीं आते। यानी दे आर सो डोसाइल। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप अपना दरवाजा जो है खिड़की खोल दें, आंखें बंद कर दें गाड़ी की, और जहां से बू आनी शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा मुसलमानों का इलाका क्या है। अहमदाबाद में जब फसादात हुए हैं, अहमदाबाद से कोई 11 मील दूर एक बहुत बड़ी जगह थी जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर वो उन्होंने बनाए थे, वो जो जैसे हमारे यहाँ 7 मरला थे, गरीबों के लिए उन्होंने क्वार्टर्स बनाए थे। वो कहते हैं जोहापुर का इलाका। वो जोहापुर में इस वक्त 7.5 लाख मुसलमान हैं जो कि घेटो है, इट कंसिडर्ड द बिगेस्ट घेटो ऑफ द वर्ल्ड। 7.5 लाख मुसलमान है दुनिया जान से वहां से आके वहां आबाद हुए हैं। कोई बेंगलोर से आया हुआ है, कोई आसाम से आया हुआ है, कहीं आके बेचारा वहां पना लिया। आप वहां से गाड़ी में बैठते हैं या रक्शे में बैठते हैं, रक्षा आपको जोहापुर के दरवाजे पे उतार देता है, आगे कहते हैं वहां उनका अपना रक्षा चलता है। अच्छा। सड़क वहां से पक्की वहां बंद हो जाती है, पानी की लाइनें वहां बंद हो जाती हैं, सीवरेज वहां बंद हो जाता है। वो बेचारे उस घेटों में रह रहे हैं और ये दुनिया को नजर नहीं आता। हिलाली साहब, भारत के अंदर तो अक़लियतों को निशाना बनाना, मॉब लिंचिंग, गौ माता के नाम पर तशद्दुद जारी है ही। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, क्या वो भी अमरीकी इंतजामिया की नजरों से ओझल है? हाँ, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना। उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेट करता है मुसलमानों के, मोदी की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, सिस्टमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कानून और सिस्टम में टू शो हॉस्टिलिटी, उनकी दुश्मनी बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस ह्यूमन रिलीजियस राइट्स कमीशन कह रहा है, और फिर भी इन्होंने उसका नाम तक नहीं रखा है। और चलो, अगर हमारा नाम वो देना चाहते हैं इसलिए अहमदिया के बारे में जाने दे, हम जानते हैं कि बहुत बेहतर हो गया है, इतना ये नहीं है। और खास तौर हिंदुओं के खिलाफ अगर भी ऐसे होते हैं डिस्टर्बेंसेस, ऑलमोस्ट जीरो जिधर होते हैं, मैं तो बड़े शुक्र से कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स इतना अच्छा फैसला करते हैं कि फौरन जज पहुंचता है, फौरन डिसीजन होता है और ऐसे मामले को वो रोकते हैं, और गिरजा और टेम्पल जो भी होता है हिंदुओं का वो ठीक करवाते हैं, और वो उस कम्युनिटी से पैसे लेते हैं ठीक कराने का, जो उस कम्युनिटी ने आके मिसाल के तौर पे अगर कोई डैमेज किया तो। रिमार्केबल। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है। अच्छा। और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है एंटी मुसलमान है। हम एक रेजोल्यूशन मूव करें और कहें कि ये जो इस्लामाफोबिया का जो रेजोल्यूशन आपने पास किया था, वो जब इमरान खान 2019 में गया था, उसके खिलाफ है, इसको कंडेम करें, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट ये, और ये इस्लामोफोबिया को ये कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ, और मैं तो समझता हूँ फ्रैंकली, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी, मैं अपना सफीर को वापस बुला लेता 3 महीने 6 महीने के लिए। मैं कहता आई एम सॉरी, पूरा पाकिस्तान इज सिकन्ड बाय दिस डिसीजन, हम रजिस्टर करना चाहते हैं हमारा प्रोटेस्ट, कुछ तो करो भाई। और ये सब आपको क्या लगता है क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल सही है।
देखिए अमेरिका से सफीर बुलाना जो है ये बेसिकली होगा तो सिंबॉलिक, लेकिन कहाँ करेंगे हम लोग। मसला जरा ये है कि ये डिसीजन कोई आसान काम है। पाकिस्तान में असल मसला यह है कि डिसीजन मेकिंग जो है इसी का तो मसला है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम डिसीजन करते हुए बड़े छोटे छोटे मफादात के ऊपर फैसले करते हैं। वो हमारे फुलब्राइट के स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते हैं, वो कैसे मिल जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे। वो हमारे बच्चों की नौकरियां वहीं गई हुई हैं, वो कैसे होगा। मैंने जहाँ ये छोटे बड़े यूएसएड के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये कभी भी देखिए अमेरिका को अगर पाकिस्तान की जरूरत होगी तो वो घुटनियों टेक के पाकिस्तान के पास आएगा। और आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो इस तरह की है कि वो जो मशहूर किताब है वी कांट लीव पाकिस्तान जो है, तो वो नो एग्जिट टू पाकिस्तान, वो बड़ी तफसील से वो किताब में उसने तफसील से उसने दिया कि पाकिस्तान अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी है। हमें सिर्फ गैरत और इज्जत के साथ उनके साथ डील करना पड़ेगा। और बात उनकी ठीक है कि हमें अपना सफीर तो कम से कम वापस बुला लेना चाहिए, कुछ देर के लिए बेशक बुलाए, लेकिन एक सिंबॉलिक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि आपने किया क्या है। लेकिन कहाँ करेंगे आप, कभी भी नहीं करेंगे। असल मसला यह है कि इसमें आप लिस्ट में देखें ना, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अब रशिया के बारे में कहा गया है कि रशिया में जो है वो इस किस्म की जो है रिलीजियस